परीक्षा न लेना प्रिय, प्रीत की तुम परीक्षा न लेना प्रिय, प्रेमियों से मैं आगे निकल जाऊंगा, दीप की लौ से तुम टिमटिमाती रहो, मैं पतंगे की मानिंद जल जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़र्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स जो इन दिनों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसी आयाम में आगे बढ़ते हुए मैथ्स ने एक ऐसा प्रारूप ले लिया है जहाँ पर स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। कैसे, ज़रा मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से अपने अनुभव को निकालकर अगर आप लोगों से बात करूं तो मैं पिछले 10 सालों से गणित पढ़ा रहा हूं और मैंने गणित पढ़ाते पढ़ाते ये जाना, करंट सिनेरियो को देखते हुए आज मैथ्स इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वहाँ पर हमारे पास अनुभव से ज़्यादा ज़रूरत है एक्यूरेसी और प्रैक्टिस की, है ना। एक्यूरेसी और प्रैक्टिस का मतलब ये है मेरे पास कि यदि अगर हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं तो वहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत तो होती ही है, साथ ही साथ वहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी और स्पीड की भी बहुत ज़्यादा मायने हैं। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाने के लिए कैसे आप अपनी स्पीड को और इंक्रीज़ कर पाएँ, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो डेफिनेटली आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारी पहली ट्रिक की, जो है हमारे पास एडिशन ट्रिक, है ना। इस एडिशन ट्रिक को अप्लाई करने के लिए पहले कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रख दूं कि ये जो एडिशन ट्रिक है इसके लिए हम कोई भी 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एडिशन बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आमतौर पर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली जैसे अगर मैं एवरेज की बात कर लूँ तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हम एक एक करके इन्हें काउंट करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो ट्रिक है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ पर आप किसी भी 10 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले 10 नंबर्स का सम जो है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि अगर मुझे ये जो नंबर्स हैं 23, 24, 25, ये जो है हमारे पास सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 23 एंड एंड अप टू 32, है ना। तो क्लियर है कि हमारे पास 23 से लेकर 32 तक कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स है। यदि अगर मुझे इनका सम निकालना हो तो यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले नंबर को सिलेक्ट करें 23 प्लस इसमें क्या ऐड करें 4, दैट इज़ ये क्या देने वाला है 23 प्लस 4 27 और आखिरी में यहाँ पर क्या लिख दें 5। यही इनका सम होगा, है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ। ये जो सीक्वेंस है हमारे पास 46 से स्टार्ट होकर कहाँ पर एंड हो रही है 55 पर। वैसे हमें वही काम करना है जो हमने यहाँ पर पहली स्टेप में किया था। पहला नंबर 46, देन इसमें क्या ऐड करना है 4, तब ये क्या देगा हमें 50। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में हमें क्या लेना है 5। इन सब का सम क्या होने वाला है 505। चलिए इसे भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास 112 से लेकर ये कहाँ तक जा रहा है हमारे पास 121 तक। तो काम यहाँ पर भी हमें वही करना है। पहला नंबर क्या है हमारे पास 112, इसमें क्या ऐड करना है हमें 4, तब ये क्या देगा हमें 116। आखिरी में क्या ले लेना है 5। ये इन सभी का एडिशन, है ना। आसान, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों की कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो ज़रा यहाँ पर फटाफट ध्यान से देखिए कि जब कभी भी आपके पास अगर इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन आए तो आप फटाफट देखकर ही इसका आंसर कैसे लिख पाएंगे। जैसे मेरे पास यह है, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन 44 × 46, तो फटाफट मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा 24, है ना। यहाँ पर यदि अगर मैं इसकी बात करूँ तो 53 × 57 होगा हमारे पास 21, है ना। यदि अगर मैं इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ आप लोगों से तो ये होगा हमारे पास 11016। यदि अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से तो ये हो जाएगा हमारे पास 5609। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इतना फास्ट कैलकुलेशन शायद मैंने पहले से याद करके रखा होगा वीडियो बनाने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब मैं ये ट्रिक आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो आप भी इतना ही फास्ट इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, है ना। तो बस यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से यहाँ पर समझते जाना। चलिए देखते हैं कैसे इनका कैलकुलेशन हुआ, है ना। तो देखिए ज़रा यहाँ पर, यदि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता 44 × 46, है ना, तो आपने क्या करना है ऐसी कंडीशन में 4 के आगे वाली डिजिट, यानी कि यहाँ पर क्या लेना है आपको 5, 4 × 5 20 और 6 4 24। हियर इज द आंसर। चेक कर लीजिए आप लोग कैलकुलेटर से चाहें तो। दूसरा है हमारे पास 53 × 57, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 5 को किससे, आगे वाली डिजिट से, 5 × 6 30 और 7 3 21। क्लियर। इसी तरीके से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 102 × 108, तो 10 को मुझे मल्टीप्लाई करना है आगे वाली डिजिट से, 10 11 110 और 8 2 16। हियर इज द आंसर। इसी तरीके से 71 × 79, 7 का मल्टीप्लाई किससे करना है, आगे वाली डिजिट से, यानी कि 8 से, 8 7 56। अब 9 1 9, है ना, तो यहाँ पर 9 डायरेक्टली लिख दूंगा तो 569। ऑब्वियसली ये समझ में आ रहा है इसको देख कर कि इसका आंसर इतना बड़ा है, तो यहाँ पर 9 ना लेकर आपको क्या लेना है 09। तो आई होप ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस यहाँ पर कंडीशन केवल एक ही अप्लाई होती है कि इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन तब परफॉर्म किया जा सकता है जब दो मल्टीप्लिकेशन की स्टार्टिंग वैल्यू सेम हो और बाद वाली वैल्यू का सम जो है वो कितना हो, 10 हो, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है 4 4 सेम है, 4 + 6 10, 5 5 सेम है, 3 + 7 10। तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को आप बिल्कुल आसानी से देखते ही बिना कॉपी पेन के हाथ लगाए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, दैट इज रिकरिंग बार, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुनरावृत्ति, है ना। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कंटिन्यूएशन, या बिल्कुल साधारण सी भाषा में आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा बार। बार का मतलब होता है अगर आप उसको अपने साधारण से उसमें दिमाग में बिठा लें, जो संख्या बार बार आ रही हो, है ना। कैसे, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि बार या रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने 20 को डिवाइड करा 6 से, तो 6 3 18, कितना बचने वाला है 2। पॉइंट लगाएंगे तो 20, 6 3 18, फिर वही वैल्यू यहाँ पर 18। तो अब ये जो वैल्यू है ये इस तरीके से ही हमारे पास चलती जाएगी, 3.3333 और ये कभी भी रुकने वाली नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, 3 के ऊपर बार, दैट मीन्स रिपीटेशन ऑफ 3, है ना। अब 3 जो है वो कंटिन्यूशन में बार बार आएगा। अब एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, रिप्रेजेंट दिस रिकरिंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आप इनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। कैसे, जरा बहुत ध्यान से समझते हैं। इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इन रिकरिंग नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर P/Q से इनको इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो
बिल्कुल आसान सी ट्रिक है हमारे पास। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.33 बार, है ना, इसका मतलब क्या है 0.33333, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है और जो भी नंबर हो उसको लिख कर उसके अपॉन में जो भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाना है हमारे पास 3/9, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा 1/3, ये इसका आंसर। इसी तरीके से जैसे ये दिया गया है हमें 0.6, है ना, 0.66 रिपीटेशन में है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या लेना है 6, और कितना एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर क्या ले लेना है आपको 6/9। जब हम इसको कट शॉर्ट कर लें तो ये कितना बचेगा 3 2 6, 3 3 9, ये इसका आंसर। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात कर लें 0.001, है ना, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट हटा दें तो क्या बचा 001। रिपीटेशन कितने के ऊपर है 3 नंबर्स के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाना है 3 × 9, यानी कि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर। देखिए अगला, है ना, 0.37 बार हटाएंगे तो क्या बचेगा 37, 2 नंबर्स के ऊपर रिपीटेशन था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 99, है ना, आसान। इसी तरीके से अब जरा थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की तरफ, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल दिया गया हमसे 0.47 बार, है ना, 0.47 बार। इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका मतलब है 0.4 रिपीटेशन केवल किसके ऊपर है 7 के ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 47, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको उठाकर इसमें से माइनस कर दें, और यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार था तो एक बार 9, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसके लिए 0, है ना। तो ये कितना बचने वाला है हमारे पास 43/90, है ना, आसान। चलिए और देख लेते हैं ताकि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर। जैसे ये दे दिया गया हमें 0.123 और बार लगा दिया गया 3 के ऊपर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा 1 2 3 एज इट इज़ हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यानी कि 1 और 2। बार एक ही नंबर के ऊपर है और जिनके ऊपर बार नहीं है उनके लिए हमें क्या लेना है 0 0। तो 123 में से यदि अगर हम 12 माइनस करें तो 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये 1 एज इट इज़ यहाँ पर 900। आप चाहें तो इसे कट शॉर्ट कर लें, 3 3 9, 2 इधर जाएगा, 3 7 21, और यहाँ पर 3 3 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37/300। और देख लेते हैं, यदि अगर हम एक और एग्जांपल की बात कर लें 0.53 बार, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 53 - 5। एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9, और जिसके लिए ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो 53 - 5 ये बचने वाला है हमारे पास 48/90। और यदि अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूँ तो 3 1 3, 3 6 18, 3 से एक बार और इसे काट लूँ तो यहाँ पर 30, और कैंसिल कर लें तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 15, ये इसका आंसर। उम्मीद करूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक और दूसरे पैटर्न की तरफ आपको लेकर चलूँ कि वहाँ पर हमारे पास इन रिकरिंग बार्स को कैसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ टाइप्स में मैं डिवाइड कर दूँ आप लोगों को, तो शायद आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 4 टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जब 0 के बाद वैल्यूज़ के ऊपर बार लगा हो, सभी के ऊपर। दूसरा टाइप मैंने ले लिया 0 के बाद वैल्यूज़ पे कुछ के ऊपर बार लगा हो और कुछ के ऊपर बार नहीं लगा हो। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, अब यदि अगर पॉइंट या दशमलव के पहले भी हमें कुछ वैल्यू दे दी और उन पर सब पर बार लगा हुआ है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, ये है हमारे पास तीसरा टाइप, है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को डिवीजन कर देता हूँ तो शायद थोड़ी सी आसानी आप लोगों के लिए हो जाए। ये था हमारे पास सेक्शन पहला, है ना। आप लोग बोल सकते हैं ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सेकंड टाइप, है ना, जहाँ पर दशमलव के बाद कुछ पर बार लगा होता है और कुछ पर बार नहीं लगा होता है। ये है हमारे पास तीसरा टाइप। यहाँ पर दशमलव के पहले कुछ वैल्यू है और उनके बाद की वैल्यू पर सभी पर बार लगा हुआ है। ये था हमारे पास तीसरा टाइप। और चौथे टाइप की अगर हम बात कर लें तो दशमलव के पहले कुछ वैल्यू भी है और उसके बाद कुछ पर बार है, कुछ पर बार नहीं है। तो हम ऑलरेडी इन दोनों टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम आते हैं तीसरे टाइप पर। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अब यदि अगर ये ख़त्म हो गया तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पर तीसरे टाइप में हमें यहाँ पर पॉइंट के पहले भी वैल्यू दी गई है और उसके बाद की सभी वैल्यूज़ पर हमारे पास बार लगा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, 1.32, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, 132 एज इट इज़, है ना। इसमें बार किस पर नहीं लगा हुआ है, हमारे पास 1 पर, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दें और अपॉन में, है ना, अपॉन में केवल पॉइंट के बाद की वैल्यू को देखना है। 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों पर बार लगा हुआ है तो दोनों के लिए 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 131 अपॉन 99, ये इसका आंसर। दूसरा हमें दिया गया है जैसे 2.37 बार, है ना। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, हमें 237 में से क्या माइनस करना है, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, अपॉन बार कितने पर लगा हुआ है, 2 पर, तो ये कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ पर बचेगा 235 अपॉन 99, ये इसका आंसर। इसी तरीके से तीसरे वाले में क्या बोला गया है, 567 बार, है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, 567 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, जिस पर बार नहीं है। 567 माइनस 5 अपॉन बार कितनी वैल्यूज़ पर है, 2 वैल्यूज़ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो अब ये कितना होने वाला है, 567 माइनस 5, तो यहाँ पर 562 अपॉन 99। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आप लोग इस बात का रख लीजिएगा कि जो जो वैल्यूज़ कट शॉर्ट हो रही हैं उन्हें आप कट शॉर्ट करते जाएं, है ना, यानी कि उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेकर जाएं। चलिए बढ़ते हैं चौथे टाइप की तरफ। अब यहाँ पर क्या पूछा जाता है, उम्मीद करूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चौथे टाइप में हमसे बोला गया है कि जब हमारे पास पॉइंट के पहले भी कोई वैल्यू हो और बाद की कुछ वैल्यूज़ पर बार हो और कुछ पर बार नहीं हो। फॉर एग्जांपल 2.37 बार किस पर है, केवल 7 पर। तब यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर क्या वैल्यू है, 237, बार किस पर नहीं है, 2 और 3 पर, तो सब्ट्रैक्ट क्या कर दें आप इसमें से 23। नीचे रखने के लिए वैल्यू हमें केवल पॉइंट के बाद की देखनी है। 1 पर बार है तो 1 बार 9 और इस पर बार नहीं है तो इसके लिए 0। तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, 237 माइनस 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 214 अपॉन 90, ये इसका आंसर। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाएं, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर 1.23 बार, है ना। इसको जब हम सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 123 माइनस क्या करना है हमारे पास 1 और 2 यानी कि 12, और अपॉन में क्या आने वाला है, बार किस पर है, एक वैल्यू पर और नहीं किस पर है,
इस पर हमें केवल पॉइंट के बाद की वैल्यू देखनी है डिनोमिनेटर के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए 0 123 माइनस 12 करने पर यहाँ पर कितना बचने वाला है हमारे पास, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1/90 है ना। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पर 30 है ना। तो इस तरीके से हमारे पास इन रिकरिंग बार को सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करूं कि ये मेथड भी आप लोगों को समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और कई जगहों पर क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से नेचुरल नंबर्स का एडिशन है ना। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए मैंने नेचुरल नंबर ले लिए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अप टू 20 है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये जो ट्रिक है केवल 20 तक ही अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे nth टर्म यानी कि इनफाइनाइट तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मुझे 1 से लेकर 20 तक कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता, तब यहाँ पर मेरे पास कुछ डायरेक्टली फॉर्मूलेज हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि सम अप टू 20 या फिर सम अप टू n टर्म्स है ना, ये फॉर्मूले दरअसल पढ़े तो सभी ने होते हैं, लेकिन एट अ टाइम हमारे दिमाग में नहीं आ पाते हैं। n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मुझे 1 से लेकर 20 तक नंबर्स का सम निकालना है, तो क्लियरली यहाँ पर n बराबर कितना है मेरे पास 20, n+1 यानी कि 20+1 21 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे यदि अगर मैं इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 21 इंटू 10 दैट इज़ 210, सिंपल। ठीक है। अब यदि अगर यही नंबर्स स्क्वायर्स में होते तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम अप टू n टर्म्स के लिए n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है ना। बस इन फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो n है वो कितना है 20 इंटू n+1 यानी कि 21 इंटू 2n+1 यानी कि 2 इंटू 20 40+1 41 डिवाइडेड बाई 6। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 3 से इसे कैंसिल करें तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। इससे इसे कैंसिल कर लें तो यहाँ पर 10 यानी कि ये बचने वाला है 70 इंटू 41। सॉल्व करें इसे तो 0 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। हियर इज़ द आंसर्स है ना। आई होप आप लोगों को ये दिमाग में जा रहे होंगे। बढ़ते हैं हम इसी तरीके से। अगर यहाँ पर क्यूब्स होते तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम अप टू n टर्म्स। n टर्म्स के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर होता है इसी का जस्ट स्क्वायर, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि अगर जो वैल्यू आई थी आप इसी का स्क्वायर कर दें, लेकिन आप सीख लें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास n कितना था 20 इंटू 20+1 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर 10, तो 10 इंटू यहाँ पर 210 इसका होल स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441 और यहाँ पर 20। हियर इज़ द आंसर। आसान है ना। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। उम्मीद करूं कि ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और डेफिनेटली ये आपके कैलकुलेशन को स्पीड अप करेगा। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक की तरफ, दैट इज़ एलसीएम शॉर्ट ट्रिक है ना। तो ज़रा एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास मैथ्स में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर कैलकुलेशन में एलसीएम का यूज़ नहीं होता हो, है ना। आमतौर पर मैं देखता हूँ कि बड़ी क्लासेस में या और ऊपर लेवल तक आ जाने के बाद भी बच्चे एलसीएम नहीं कर पाते हैं, और यदि कर भी पाते हैं तो उनके पास ले दे के केवल एक ये सीढ़ियाँ बनाने का तरीका होता
है ना, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और आज के वर्तमान सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमें मैथ्स के क्वेश्चन को करने के लिए इतना समय नहीं मिलता है। तो इस ट्रिक को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि एलसीएम होता क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, यही मतलब होता है। तो इन तीनों चीज़ों का मतलब ज़रा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि लोवेस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी कि जितने भी नंबर्स दिए गए हों उन सभी के लिए मल्टीपल हो, है ना, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर्स का मल्टीपल हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब अगर हमें इतनी बात मालूम है तब हम आसानी से किसी भी दिए गए नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं बिना ये सीढ़ियों को बनाए हुए, है ना। तो अब क्या करना है ज़रा बहुत ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक नंबर दिया गया है हमारे पास 2, 4, 8, 16। तो अब ज़रा यहाँ से मेन समझने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो इन सारे नंबर्स का मल्टीपल हो, है ना, मल्टीपल हो, या बिल्कुल साधारण सी भाषा में मैं आपको कहूँ कि यदि अगर मल्टीपल होगा वो इन सारे नंबर्स का तो इन सारे नंबर से वो डिवाइड भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 20 के मल्टीपल्स क्या है 5 × 4, तो स्वाभाविक सी बात है कि 20 जो है वो 5 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, यानी कि वह सबसे छोटा मल्टीपल जो इन सब के लिए कॉमन होगा वो इन सब से डिवाइड भी होगा, है ना। जैसा कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये था कि 20 के मल्टीपल्स क्या है 5 और 4, तो 20 जो है वो 5 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, यानी कि हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो, है ना। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि वो नंबर हमारे पास 16 से छोटा तो नहीं होगा, है ना। वो जो नंबर होगा जो 16 से भी डिवाइड हो जाए वो नंबर 16 से छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि 16 से छोटे अगर हम बात करें 15, 40 तो वो तो 16 से डिवाइड हो ही नहीं सकते। यानी कि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो एक चीज़ बिल्कुल शॉर्ट आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में जिस भी नंबर्स का ग्रुप हमें दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है या तो वही एलसीएम होगा या उससे बड़ी वैल्यू होगी, उसके मल्टीपल्स में से कोई एक उसका एलसीएम होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ग्रुप दिया गया है 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बड़े नंबर से। क्या 16 को 2 डिवाइड करता है? यस ऑफ कोर्स। 4 डिवाइड करता है? यस ऑफ कोर्स 4 भी डिवाइड करता है 16 को। क्या 16 को 8 डिवाइड करता है? यस, है ना, 16 को 8 भी डिवाइड करता है कंप्लीटली, और 16 को 16 तो डिवाइड करेगा ही। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 16 ही हमें मिला जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा था, यानी कि इन सभी नंबर का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या मिला हमें? 16। तो एलसीएम क्या हो गया? 16। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। इसमें क्या बोला गया? 2, 3, 7 और 21। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी ग्रुप दिया गया है उसमें सबसे बड़ा नंबर हमें सेलेक्ट कर लेना है और चेक करना है क्या 21 को 2 डिवाइड करता है? नहीं कर पाएगा। चलिए अगले नंबर की तरफ पढ़ते हैं। अब हम 21 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2 से, है ना, यानी कि 21 का टेबल हमें पढ़ना है। 21 2 सा 42 मिला, वो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे तो होगा ही होगा। तो भैया इन सब का एलसीएम क्या होने वाला है? 42। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। तो यहाँ पर 3, 9, 21 देख लेते हैं। क्या 21 को 3 डिवाइड करता है? यस करता है। 21 को 9 डिवाइड नहीं करता, तो आगे बढ़ जाइए। 21 2 सा 42, है ना, 9 अभी भी डिवाइड नहीं करता। 21 3 सा 63, तो 63 को 3 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है और 21 तो करता ही है। तो इस ग्रुप का एलसीएम जो है वो क्या होने वाला है? 63। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं 10, 20, 30। तो इसमें अगर हम सबसे बड़ा ही नंबर उठा लें 30,
तो 30 को 10 तो डिवाइड करता है लेकिन 20 डिवाइड नहीं करता है। 32 ज़ा 60 को 10 भी डिवाइड करता है, 20 भी और 30 भी, तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है 60। ठीक है, 8, 24, 36 सबसे बड़ा नंबर क्या है 36। तो 36 को 8 भी डिवाइड करता है लेकिन 24 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 36 2 ज़ा 72 है ना। अब 8 भी डिवाइड करेगा, 24 भी डिवाइड करेगा, 24 3 ज़ा 72 और 36 तो करेगा ही, तो इस ग्रुप का एलसीएम क्या होने वाला है हमारे पास 72। अब ये जो लास्ट ग्रुप है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। 8, 11, 16 है ना। 8, 11, 16 की यदि अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 16। तो 16 को 8 तो डिवाइड करता है, तो यहाँ पर तो कहानी हमारे पास एंड हो गई कि 8 तो इसको डिवाइड करता है, लेकिन अब हमें आगे ऐसा कोई नंबर नहीं मिलने वाला जिसके मल्टीपल 16 के मल्टीपल को 11 भी डिवाइड करें, है ना। क्योंकि 11 क्या है एक प्राइम नंबर, और 16 के जितने भी मल्टीपल्स आप लोगे वो सारे क्या होंगे हमारे पास इवन नंबर्स, है ना। तब ऐसी परिस्थिति में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब एक फैक्टर प्राइम है तब आप उसी को उठाकर 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 6 ज़ा 66, 11 1 ज़ा 11 और 6 70 176। अब ये एक हमें ऐसा नंबर मिल गया जिसे 8 भी डिवाइड करेगा, 11 भी डिवाइड करेगा और 16 भी डिवाइड करेगा। आई होप आप लोगों को ये मेथड भी समझ में आई होगी, और ये जो हमारा पूरा आज का सिनेरियो था, ये जो आज का वीडियो था, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरीके के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।